अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको आपके पसंदीदा चैनल आदाब अक़वाल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं मेरी उस पहली रात की तरफ जो मैंने अपनी छोटी बहन गुलनूर के साथ मनाई थी। अम्मी बोली, बेटा अमजद, गुलनूर तुम दोनों अब मियाँ बीवी हो और समझदार भी। गुलनूर, अगर कभी अमजद से कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना, और ऐसा ही अमजद तुम्हें भी करना होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अमजद, तुम्हारी बहनें पहले भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मगर अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब तुम भाई बहन तो हो ही, मगर दुनिया की नज़रों में मियाँ बीवी भी हो, जहाँ तुम्हें एक दूसरे के दुख, गमी और खुशी का भी साझी है। तुम दोनों को एक दूसरे की ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना होगा, वगैरह वगैरह। नाजू बोली, और हाँ, घबराना भी नहीं ज्यादा। जब वो अंदर पहुंच जाएगा तो अम्मी भी तुम्हें नहीं बचाने आएंगी। इस पर एक जबरदस्त कहका पड़ा। मैं और गुलनूर शर्मिंदा से हो गए। उसने भी नई नवेली दुल्हन का हिजाब उतार फेंका और झट से बोली, मुझे तुमने नाजू समझ रखा है क्या, जो सुबह उठकर सबको अपनी गुजारी रात का अफसाना सुनाती फिरूं और लंगड़ा लंगड़ा करके चलती रहूं। फिर एक बार फिर कहका गूंजा, और अब बारी नाजू के शर्मिंदा होने की थी। गुलनूर, जिसका मुंह खुल चुका था, अब कहाँ रुकने वाली थी, बोली, अम्मी, मैंने आपको भी उस रात रोते हुए देखा था, जब आप गिड़गिड़ाकर अमजद को कह रही थी कि मेरा पिछला हिस्सा जख्मी हो गया है, और अगली सुबह आप लंगड़ा लंगड़ा करके चल रही थीं। और जबी बाजी, मैंने किचन में खड़े होकर आपकी सदाएं गूंजती भी सुनी हैं, और वो वास्ते भी जो आप भाई को देती रही हो, वो आहें भी और वो कराहें भी मैंने सुनी हैं, जो आपके मुंह से निकलती रही हैं, और मैं आपकी हालते जर की आइन गवाह हूँ। नाजू और आसिफी बाजी, आप दोनों तो 10 साल से फरहान भाई से चलवा रही हो, और दो दो बच्चियों की माँ बनकर अपने लवा चुकी हो। आपने भी तो मेरे भाई के सामने घुटने टेक दिए। तू है आप सबके औरत होने पर। गुलनूर की इतनी लंबी बात सुनकर सिवाय अम्मी के सबके चेहरे लटक गए। अम्मी उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी, जो उन लोगों के लिए जलती आग पर पेट्रोल वाला काम कर रही थीं। अचानक से बोली, मेरी जान, सुबह होने दो तो हम तुमसे भी पूछेंगे कि क्या भाव बिकती है जब तुम टांगे कोड़ी करके चलोगी। हाँ हाँ, आप देखेंगी, वो सब होता है पहली बार में। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह होने दो। और जबी आसिफी और नाजू मुस्कुराती हुई उठकर चली गईं, तो अम्मी की बारी आ गई, मुझे मुखातिब करके, बेटा नूर अभी बच्ची है, थोड़ा एहतियात से, ज्यादा ना सताना मेरी बेटी को। और गुलनूर, अगर मुश्किल हो भी तो ज्यादा ना घबराना, और अगर तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं अम्मी, आप जाके आराम करो, कुछ नहीं होगा। अम्मी अपने कमरे में चली गई, और अब गुलनूर के साथ ये सफर शुरू हुआ। दोस्तों, सुबह एक और शर्मिंदगी मेरा मुकद्दर थी। सुबह घर वाले मुझे देखकर कहके लगा रहे थे, मगर क्यों? आप सोच सकते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे थे। आए दोस्तों, मैं ही आपको वो बात बताता हूँ जो बताने के काबिल तो नहीं है, और बकौले अजीज में भूल जाने के काबिल भी नहीं है। जी हाँ, औरतें शादी की पहली रात की सुबह उठती हैं तो वो लंगड़ा कर चलती हैं, और समझदार औरतें उनकी चाल से गुजरी हुई रात का अफसाना जान लेती हैं। दोस्तों, शायद आपको मुझ पर हंसी आ जाए, क्योंकि मगर यहाँ तो मैं टांगे चौड़ी करके बड़ी मुश्किल से चल रहा था। जी हाँ, मैं टांगे चौड़ी करके बड़ी मुश्किल से चल रहा था। नाजू, आसिफी और जबी पेट पकड़कर हंस रही थी, जबकि अम्मी भी मुंह फेर कर मुस्कुरा रही थी। नाजू, भाई क्या हुआ, मैं बताता भी तो क्या, बस ढीठ बन गया। दोपहर को फरहान होटल से खाना लेकर आया। मेरे दोस्त की फैमिली नहीं आई थी, और ना ही उनको इस बाबत कुछ बताया जा सका था, तो उनको खाना घर भेज दिया गया। शाम को हम सब एबटाबाद की खूबसूरत तफरीही मकामात की सैर को निकले और खूब एंजॉय भी किया। रात वापसी हुई तो हम सब थके हुए भी थे, मगर हमने गपशप
खूब की। फरहान, आसिफी और नाजू अपने अपने कमरे में और अम्मी और जबी अपने कमरे में चली गईं। गुलनूर ने मुझे भी इशारों से अपने कमरे में चलने को कहा तो मैं भी उठ गया और अपने बेडरूम में आ गया। मेरी मानी और जहनी हालत अब बेहतर थी। बेडरूम में आकर गुलनूर बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं अब ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। गुलनूर सामने सिंगार टेबल पर बैठकर सिंगार करने लगी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फ्री होकर वो मेरे पास आ गई और मुझे झप्पी डाल ली। जब मैंने कुछ आगे बढ़ना चाहा तो गुलनूर बोली, जान अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो बात का प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। गुलनूर, भाई मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे वही रवैया अपनाओ जैसे मैं इस काम में बिल्कुल राजी नहीं हूँ और आप मेरी मर्जी के खिलाफ आकर सब कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत तलबगार हूँ। मैं जब भी किसी लड़के को देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि काश ये मुझे सरेआम लूट ले और मेरी ज़रूरियात पूरी कर दे। भाई तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करना और कोई लिहाज या फेवर ना करना। मैं उसके इस जुनून से पहले वाकिफ ना था। मैं तो उसे एक कमसन बच्ची समझ रहा था। मैं उसे लेकर बेड से नीचे आ गया और बोला, मैं ये ड्रामा क्रिएट कर तो लूं मगर तुम शोर ना करना और सुबह अपने हुए लिबास के बारे जबीन और अम्मी को क्या बताओगी? गुलनूर बोली, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम अब मेरी डिमांड पूरी करने की तैयारी करो। मैं हंस करके, कहीं आज फिर से आपकी नदिया में मेरा लकड़ा डूब न जाए और मैं ताली बजाता फिरूं। गुलनूर ने एक बहुत प्यारी सी मुस्कान से मुझे वेलकम कहा। मैंने जल्दी से कमरे में पड़े सामान और कपड़ों को तहस नहस कर दिया और गुलनूर को अपने काबू में करने लगा और ड्रामा शुरू हो गया। गुलनूर ने अपनी इज्जत बचाने की जदोजहद शुरू कर दी जैसे वो तो बिल्कुल आसमान से उतर कर आई है। गुलनूर इधर उधर भागने का ड्रामा करने लगी। जब गुलनूर को कोई रास्ता ना दिखा तो गुलनूर ने अपने हाथ जोड़ दिए, प्लीज खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करो, मैं अभी कंवारी हूँ, मेरी इज्जत खराब ना करो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। इस बात पर मुझे हंसी आ गई। बहन जैसी का क्या मतलब? बहन के ही तो साथ हूँ। गुलनूर मुसलसल जदोजहद कर रही थी मगर मैं अभी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। दोस्तों ये ड्रामा अब हकीकत अख्तियार कर चुका था और गुलनूर का ड्रामा अब ड्रामा ना रहा था, लेकिन मैं तो जैसे पंजाबी मूवीज के किसी विलन की तरह अंधा हो चुका था। चंद मिनट सांस लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गुलनूर ना तो कुछ बोल रही है और ना ही कोई हरकत कर रही है। मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा तो मेरे तो जैसे तोते उड़ गए। गुलनूर बेहोश हो चुकी थी। अब मैं उसके एजाज से परे हटा तो उसके नीचे खून का एक सैलाब था। मैं बहुत घबरा गया और गुलनूर को उठाकर रूम में ले गया और ठंडा पानी उसके वजूद पर गिराया और काफी देर उसके ऊपर पानी बहाना जारी रखा। काफी देर बाद जाकर ये लाल सैलाब रुका मगर वो अभी तक बेहोश थी। मैं कुछ सोचकर उठा और अपने बैग से पेन किलर स्प्रे निकाल कर उसको लगाया और खुद किचन में जाकर दूध गर्म करके लाया और उसको होश में लाने की तरकीब आजमाने लगा। शुक्र है मेरी पहली कोशिश ही रंग लाई और गुलनूर ने आंखें खोल दी मगर उसकी आंखों में एक खौफ भी था। मैंने उसको सहारा देकर दूध पिलाया और उसका हाल पूछा तो उसने बताया, हाँ कुछ मुश्किल में अभी तक हूँ। मैंने उसे दूध पिलाया और फिर उसे लिटाकर बोला, गुलनूर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। गुलनूर ने हल्की सी मुस्कान जो फीकी सी थी के साथ कहा, ये हर औरत का मुकद्दर होता है, इसमें कोई कम लीफ उठाती है और कोई ज्यादा। मैं अभी भी घबराया हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम अब सो जाओ, तुम्हारे सोने से तुम्हारी लीफ कम हो जाएगी। गुलनूर बोली, नहीं अभी कुछ अच्छा महसूस कर रही हूँ, आप थोड़ा गर्म पानी ला दो तो मैं टकोर कर लेती हूँ, फिर ज्यादा बेहतर हो जाऊंगी। मैंने उसकी बात पर अमल शुरू कर दिया। कुछ देर ही गुजरी थी और अब गुलनूर पुरसुकून थी। अब गुलनूर बार बार मुख्तलिफ अंदाज में अपने वजूद का जायजा लेती और मैं बार बार उससे अपनी दरिंदगी की माफी मांगता।
तो गुलनूर मुझे तसल्ली देती। कुछ नहीं हुआ है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं सुबह के 3:10 हुए तो मैंने गुलनूर से कहा, डियर उठो और लिबास ओढ़ कर सो जाओ। तो गुलनूर मुस्कुराकर बोली, भाई ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई ये हाल करे। अभी तो मियाँ बीवी की तरह रजामंदी और पुरसुकून होकर खिदमत करवाना तो बाकी है। तो मैं बोला, नहीं अब कुछ नहीं करना, बस अब सोते हैं। वैसे भी कल सुबह अम्मी ने मेरी जान निकाल लेनी है कि मेरी बच्ची के साथ ये क्या कर दिया है। ना बाबा ना, अब मेरी तौबा, अगर फिर से बेहोश हो गई तो गुलनूर बोली, नहीं जान ऐसा मत कहो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्लीज मेरी खातिर मान जाओ ना प्लीज। मजीद देखें किस्त नंबर 15 में। प्यारे से दोस्तों, हर किस्म की कहानियाँ, छोटी और बड़ी नावल्स, घरेलू और बाहर की, बिना कटिंग, फुल चस्केदार और मजेदार, हमसे खरीदने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।